इसको हम लॉजिकल रीजनिंग कह देते हैं। मान लीजिए हम कई बार घर में तर्क वितर्क करते हैं, आपने सुना होगा घर में कि हमें कहते हैं कि बड़ों से तर्क नहीं करना चाहिए, उससे वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ। या आप मेरे को कुछ कह रहे हैं, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग बबीता जी। तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ और समझाने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आर्गूमेंट्स का पार्ट होती हैं, जिसमें हमने सामख्या वर्ड एक आता है, सांख्या वर्ड भी आता है, वैश्य शिखा भी आता है। तो वो सबसे पहले किसका पार्ट है, आर्गूमेंट्स का ही पार्ट है। अगर मैं कहूँ आपने जीतना है, किससे जीतना है, हम कैसे, अच्छा एक दूसरे से बातों में जीतना है, कैसे जीतेंगे, यहीं से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कि अगर हम किसी से जीत रहे हैं, या हमें हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट में विन करना है, तो हम कैसे विन करें, कैसे जीतेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे जीत पाएंगे, हम हमेशा आर्गूमेंट्स में जीतते हैं। आर्गूमेंट्स में शायद आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि कोई भी वाक्य होगा उसमें 2 प्रमाइसिस होंगे और एक उसमें कंक्लूजन होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। प्रमाइसिस भी ज़्यादा हो सकते हैं, कंक्लूजन भी एक से ज़्यादा हो सकता है कि सर इसका मतलब ये करके है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ आई, चाहे थम्स अप से बता दीजिए या मैसेज करके बता दीजिए, ये वाली बात समझ आई आपको। ठीक हो गया, सभी को समझ आ रहा है ना। हाँ ठीक है, बाकी चलो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं ठीक है। सो ऐसे ही आर्गूमेंट होता है। डिडक्टिव जैसे हमें बचपन में पढ़ा दिया कि 2+2 क्या होता है जी, 4 होता है, या ए फॉर एप्पल होता है, ऐसा ही होता है। इंडक्टिव में क्या लिखा है, कंक्लूजन फॉलो दी फ्रॉम दी प्रमाइसिस विद सम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ ऐसा होगा, उसमें हम पक्का नहीं कह सकते। लेकिन डिडक्टिव में एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, सर्टेन। ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐसे ही भेज दूँगा, क्योंकि टीम तो ऑफ हो जाएगी, 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। ठीक है, फिर डिडक्टिव में आगे 2 पार्ट आते हैं कि आपका आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने उस दिन बात करी थी स्काई इज ब्लू, बात करी थी। अगर आप नहीं क्लास में थे सो प्लीज़ बता दीजिए, हम फिर किसी और फॉर्मेट का एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर हमने लिखा ब्लू इज पिंक, ठीक है जी। और कंक्लूजन में क्या कह दिया, स्काई इज पिंक। आप बताइए, ये आर्गूमेंट ठीक है, ये आर्गूमेंट ठीक है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 P1 है, एक P1 एक P2 है सर, एक C है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या रियल मायने में ट्रू है ये, क्या रियल मायने में ट्रू है ये, नहीं। मान लो वैलिड होगा लेकिन वो अनसाउंड होगा। साउंड वैलिड लिखा ना, वैलिड एंड ऑल परमिसेस ट्रू। अनसाउंड है मतलब रियल मानने में ट्रू नहीं है वो। अगर यहां भी चले गए इंडक्टिव वाइज बात करें तो वो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक से क्या हो जाएगा, अनकोजेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये वाली बात। हम इंडक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम डिडक्टिव की बात कर रहे हैं। सभी को ये बात समझ आ गई कि ये वैसे तो वैलिड है, मीन्स ट्रू है, लेकिन रियल मानने में क्या है, अनसाउंड है, ट्रू नहीं है। सो इसको हम क्या कहेंगे कि ठीक है जी हमारे लिए ओके है, बट रियल मानने में ये नहीं बात चलती। ओके, इसीलिए पहले हम सभी स्टूडेंट्स को कहा हुआ मैं, इसीलिए हमने फिलॉसफी को सबसे पहले पढ़ा कि ये रियलिज्म क्या है, अलग स्कूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने इक्लेक्टिक वर्ड पढ़ा, याद है इक्लेक्टिक पढ़ाया, कि हमने सभी फिलॉसफीज़ के अच्छे पॉइंट्स को देख लिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, बस इतना सा है।
फिलोसफी इज द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द आर्गूमेंट्स। अब जो हमारे पास आइडलिज्म है वो क्या कहता था कि गॉड है, बात मानते हैं सभी। जो नेचुरलिज्म है वो कह रहे नहीं जी, सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, सेंसेस से आ रही हैं। जो प्रैग्मेटिज्म वाले थे वो क्या कहते हैं, टू डू है जी, काम करेंगे तो पता चलेगा, हमें किसी के ऊपर नहीं जाना। ये तीनों टिप्स पे हैं जी। हाँ जी प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं यहाँ तक बताइए सबको समझ आया। एकदम उससे चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। आरती जी, बबीता जी, प्रियंका शर्मा जी, सपना कुमारी जी, शिल्पा देवी जी, ऑल फाइन। चलिए जी, फिर बाद में मैंने क्या कहा, इट इज़ ऑल अबाउट द आर्गूमेंट। आर्गूमेंट्स आर मीन टू बी कन्विंसिंग। अगर आपने मेरे को बीट करना है या मैंने आपको बीट करना है, मैं आपको आर्गूमेंट्स में ही बीट करूंगा। जैसे कोर्ट की बात होती है, मीन्स आपने P1 दिया, मैंने P2 दे दिया, आपने फिर P3 रख दिया, मैंने फिर P4 रख दिया। अब जज साहब या जो एंड में होगा वो इन्हीं परमाइसिस के बदले क्या करेगा, प्रूफ देगा, और उसके हिसाब से हम क्या कह देंगे, कंक्लूजन। एक बात और आपसे पूछनी है, हमारे देश में आईपीसी की धारा है, कुछ बीएनएस की धाराएं हैं, क्या क्राइम कम हुआ या ज़्यादा हुआ, बताइए जी। हम कह रहे हैं कानून बना दीजिए, लोग डर जाएंगे। आप और हम जैसे लोग डर जा रहे हैं, बाकी नहीं डरते। तो अपराध कम हुआ है ज़्यादा हुआ, उन ज़्यादा हुआ जी। उनको तोड़ने वाले और लोग आगे आ गए। सो philosophers must be sensitive to what make an argument or convincing। सो देखो क्या लिखा जो मैंने आपको समझाया। premise reasons why the following conclusion is true। हम P1 से ही लेके चलेंगे, या हम बैन डायग्राम बनाते हैं, हम लिखते हैं all A is B, P2 all B is C, या फिर मैं ये कह देता हूँ P3 में सम A is not C। कंक्लूजन क्या बनेगा, सम A आर C। पहला बनाए डायग्राम, ऑल A इज B, ठीक है। ये वाला डायग्राम ऑल B इज C, ऐसे डायग्राम बना लो। अब वो कह रहा है सम A इज नॉट C, जबकि A इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, B के साथ है। ये देखो कनेक्टेड है, ये C है। वो कह रहा है A और C आपस में कनेक्टेड नहीं है, जबकि A इसमें है। सो ये जो P3 है ये रॉन्ग है या राइट है, P3 बताइए, वैलिड है इनवैलिड है, सभी स्टूडेंट्स बताइए जितने भी क्लास में आ चुके हैं। दीक्षा जी ने शायद अभी ज्वाइन किया है, और शैली भाटिया जी। P3 क्या है, रॉन्ग है राइट है, रॉन्ग है। इसी वजह से हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। चलो अगर मैं नॉट कट कर दूं, मैं कह रहा हूं सम A इज C, बिल्कुल अगर ऑल है तो सम भी तो है, फिर ठीक है। अगर नॉट कट कर तो इट मीन्स वी हैव टू करेक्ट दी परमाइसिस, अदरवाइज परमाइसिस से सारी चीज़ें ही गलत होंगी। ऑल ये भी याद रखिए, परमाइसिस से ही हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रूव। ये लीजिए प्लीज़ एक बार रीड करिए, क्या कहा था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो बच्चे लेट हो गए हैं प्लीज़ देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आर्गूमेंट का। आर्गूमेंट्स आर द लॉजिकल स्ट्रक्चर्स which present reasons we can say premises that lead to a conclusion। premise 1, all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates भी क्या है, mortal है। this is called as standard form।
एक वर्ड होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। आपके एग्ज़ाम में यही है, कुछ बच्चों ने एक दो क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है। सो इंडक्टिव में हम कहेंगे जैसे राहुल इज स्टूपिड, ऐसे करके चेक करते हैं ना, जैसे ग्रेविटी को चेक किया न्यूटन ने, फिर हमने कह दिया रिदुल इज स्टूपिड, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, डोंट टेक इट पर्सनली। हमने बोल दिया सैमुअल इज स्टूपिड, ठीक है जी। रैकी इज स्टूपिड, एंड में हम कह देंगे सो ऑल बॉयज आर स्टूपिड, ठीक हो गया। ये इंडक्टिव है, P1 P2 P3 P4 कंक्लूजन। डिडक्टिव में क्या होगा, हम पहले ही कह देंगे कि ऑल बॉयज आर स्टूपिड, जैसे 2+2 वाला 4 है, ऐसे फिर हम कह देंगे सो ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम यहाँ से एक एक चीज़ों को एंड करेंगे, यहाँ ऑल से नीचे की तरफ जाएंगे। क्लियर है, आगे आएगा ये फॉर्मेट, बट ये मैंने आपको यहाँ बताया है। सो मेजर कंपोनेंट्स, premises, conclusion, you can read please। सिंपल आर्गूमेंट मस्ट हैव ए कंक्लूजन एंड एटलीस्ट 2 premises, 2 से कम में बात नहीं बनेगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, P1 P2 एंड C। Premises are the statement that directly supports the conclusion। It is what an author or an individual wants me to believe or accept or to do। जो सामने वाला कह रहा है कि ऐसा मान लो, ऐसा विश्वास कर लो। अब वही P1 कह रहा है कि सब में भगवान है, सब जगह पर भगवान है। वो कह रहा है कि जो भोजन है, जो फूड है, उसमें भी भगवान है। सो इसलिए हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या खाना वेस्ट होता या नहीं होता, बताइए सभी, क्या खाना वेस्ट होता या नहीं वेस्ट होता। हमारे भारतीय घरों में एवरेज 30 to 40% खाना क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। बाद में हमारे पास पता है घिसा सा आर्गूमेंट होता है, बैड आर्गूमेंट, कि ये चिड़ियों के लिए है, ये डॉग के लिए है, दरवेश के लिए है, ये गाय के लिए है। भाई साहब, जब आप फ्रेश फूड खा रहे हो तो आप इनमें भी भगवान है, तो आप इनको फ्रेश फूड क्यों नहीं दे रहे, इनको बासा खाना क्यों दे रहे हो भाई, ये बताओ जरा, बात समझ आई कि नहीं समझ आई। ठीक है, बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने वो बचा हुआ खाना इनके लिए क्यों निकाला। अगर सब में भगवान है तो इनको भी फ्रेश खाना देना चाहिए, चाहे आपके घर में पेट है या नहीं। अगर घर में पेट है तो उसको तो हम फ्रेश ही देंगे, बाहर वाले को क्यों, बाहर वाले के अंदर भगवान नहीं। और उल्टा हम कहेंगे अरे अरे हम तो गुड, अच्छा काम करके आए हैं, पुण्य कमा के आए हैं, हमने तो अच्छा काम किया है। हाँ जी, क्या कहते हो सभी भाई बंधु, इस बात से एग्री कर, अच्छा इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहे सर, आपने तो हमें कह दिया सर। हम कर रहे हैं भारत की बात। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को बात समझ आई जी मेरी। हाँ, अच्छी बात है वंदना जी, नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, और बाकी सब लोगों को भी प्रेरित करिए कि ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा पढ़ाने का माध्यम क्या है, ये सिर्फ थोड़ी कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक मतलब इट शुड बी एनरिच्ड और शुड बी गोइंग विद योर लाइफ। गुड, चलो एक बार इस स्लाइड को रीड करो, क्या कह रहा है। एन आर्गूमेंट इज ए क्लेम डिफेंडेड विद द रीजन। अब सबके पास क्लेम होगा, मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था, सभी लोग कहते हैं कि नहीं कहते। हाँ, इट इज ए कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विद वन और मोर स्टेटमेंट सपोर्टिंग अनदर, ठीक है। इट इज एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग रीजंस। जो रेड वाले वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़े थोड़े याद करने हैं। अ क्लेम डिफेंडेड विद रीजंस, कि ये मेरा है। अच्छा, आपने बस में ट्रैवल किया होगा, ट्रेन में ट्रैवल किया होगा,
हमारे भारत देश में किसी ने टावल तक रख दिया या बैग रख दिया और क्या कह दिया, ये मेरी सीट है। तो ये तुम्हारी कहाँ से हुई भाई? हाँ जी, अ क्लेम डिफेंडेड विद द रीजंस। क्या कहते हो सभी? आज तो भाई कोई भी नहीं, सारी बहनें आई हैं क्लास में। हाँ जी बताइए सभी स्टूडेंट्स प्लीज़। दीक्षा जी, सपना जी, आरती जी, बबीता जी, सपना कुमारी जी, शैली जी, शिल्पा जी एंड वंदना जी। क्या ये वैलिड क्लेम है? क्या ये वैलिड क्लेम है या फिर लाइन में मैं पहले आया था भाई तू पीछे लग जा, क्या कह सकते हैं? तो बस क्लेम है। ऑल आर्गुमेंट्स हैव स्ट्रक्चर विच कैन आइदर डेलिबरेटली डिजाइंड, जानबूझकर, और डिसअप्रूव्ड थ्रू द एनालिसिस। सो आर्गुमेंट हैज प्रमाइसेस एंड द कंक्लूजन। ये समझ आ गया सभी को? सो प्रमाइस क्या है? इन्फ्रेंस को लिख लो हिंदी में अगर आप कॉपी साथ में लेकर आए हैं। अनुमान, यहां एक वर्ड आएगा इन्फर्ड फ्रॉम प्रमाइसेस या इन्फर्ड फ्रॉम दिस। प्रीमाइस और premise of an argument is something that is put forward as truth but which is not proven। अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ, प्लीज़ ये लाइन नोट कर लीजिए, अभी तक। अब जैसे मैंने एक लाइन कहा कि ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, दिस इज माई परमाइस फॉर यू। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात क्या है? ये प्रूव कब होगा? जब आप एमसीक्यू करेंगे, जब आप पीवाईक्यू करेंगे। कितनी बार मैंने क्लास में यहाँ पर भी दोहराया है और आपको ये प्रूव भी करा है कि जो जो हम नोट्स में से स्टडी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में आया है और बच्चों ने उसमें से कामयाबी भी हासिल करी है। क्लियर है? इट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू, हाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दिस ट्रूथ में बी अनदर मैटर। इट इज़ हॉट इन हेयर, यहाँ बहुत गर्मी है। दिस इज ब्यूटिफुल कार, दी पीपल ऑफ दिस टाउन आर एंग्री। आप में से कितने बच्चे ने पॉलिटी पढ़ा है? पॉलिटी, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें अलग अलग कंट्री से बोरो करी हैं। तो फ्रांस से हमने क्या बोरो किया है? फ्रांस से क्या चीज़ बोरो करी है हमने? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, फ्रांस से हमने क्या बोरो किया है? नो आइडिया? लिबर्टी। और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अगर आपने स्टडी किया होगा, और भी चीज़ें बोरो करी हैं। सो फ्रांस में जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम फीटिस है ना, फीटस को निर्धारण नहीं कर सकते, ना ही चेक करवा सकते हैं। वहाँ ये एप्लीकेबल किया गया 2 साल पहले, वहाँ के लोगों के लिए वैलिड बताया गया। तो हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, हमारे यहाँ वैलिड नहीं है। क्या वैलिड है? हमारे यहाँ वैलिड नहीं है। लिखा होता ना हॉस्पिटल्स के बाहर, रेडियोलॉजिस्ट में के बाहर कि नहीं हम यहाँ नहीं जांच करके बता रहे, लेकिन फ्रांस में और कंट्रीज़ में तो ये अलाउड है। सो इसलिए यहाँ वो अलाउड नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सली वो ट्रू होगा ही होगा। ये बात समझ आ पाई? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं है। अमेरिका और भारत का ये पंगा जो चल रहा है, हाँ लिबर्टी इक्वलिटी, वेरी गुड, हाँ जी ठीक कहा, ठीक कहा। साथ से ये भी टेस्ट हो गया आपका। तो भारत ने इसलिए मना किया क्योंकि जो काओ मिल्क है, या वैसे मोस्टली काओ मिल्क ही है फॉरेन कंट्रीज़ में, बफलो मिल्क है, वो वहाँ पर उनसे मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने के लिए, अच्छा क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करवाने के लिए काओ को क्या दे रहे हैं खाने में? जैसे हम गाय को चारा देते हैं, फीड में वो क्या दे रहे हैं? नॉन वेज ही दे रहे हैं। ये एक प्रोमिनेंट रीज़न है जिस वजह से फॉरेन की या यूएसए की मार्केट हमारे डायरी सेक्टर में नहीं आई, जिस वजह से मना किया, जिस वजह से हमें टैरिफ
लगाए यूएसए ने हमारे ऊपर। ये बात समझ आई आप सबको प्लीज़। अब हमारे लिए यहाँ पे गाय हमारे लिए माता के समान है, और बिल्कुल है भी, हम उस चीज़ को मानते भी हैं। अब जो नहीं मानते तो उसको क्या ही कह सकते हैं। क्लियर विद दिस? हाँ। सो इफ यू वांट टू अटैक अनदर पर्सन्स आर्गूमेंट यू कैन चैलेंज द ट्रूथ ऑफ देयर परमाइसिस। क्या यही पढ़ाया मैंने? अभी यही बोला कि अगर किसी को चैलेंज करना है हम उसके परमाइसिस को चैलेंज करेंगे। मोर कॉम्प्लेक्स दी परमाइस मोर अपॉर्चुनिटी देर इज टू चैलेंज। सो इफ यू एक्सपेक्ट अ चैलेंज की परमाइसिस बहुत शॉर्ट एंड नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा, यूएसए ने कहा कि हमें भारत का बाजार चाहिए जहाँ पर हम अपने डायरी प्रोडक्ट मिल्क और ये दे पाएँ। उनकी परमाइसिस ही क्या थी? कंट्रोवर्शियल थी। तो क्या जी ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं आ पाएगा और इसकी जांच होगी। सो इस वजह से ठीक हो गया। इन्फ्रेंस बिटवीन द कंक्लूजन एंड प्रमाइसेस आर द फर्दर स्टेटमेंट विच ट्रांसलेट द प्रमाइस इनटू द कंक्लूजन। दिस इज ए रीजनिंग प्रोसेस एंड ए फॉर्मल आर्गूमेंट यूजिंग द केयर फॉर लॉजिक, इनफॉर्मल आर्गूमेंट्स, इमोशनल रीजनिंग एंड लीव्स दैट मे वेल बी यूज्ड। कंक्लूजन क्या है? अगर गर्मी है, हमने पहले क्या पढ़ा था? इट्स वेरी हॉट हेयर, तो यहाँ से चले जाना चाहिए। जो कार है ब्यूटीफुल है, अच्छी है, सो वी शुड बाय दिस कार। न्यू हाउसिंग शुड बी साइटेड एल्सवेयर, यहाँ नहीं होनी चाहिए। वांट द अदर पर्सन टू एग्री। अब आप में से कुछ बच्चे इस टॉपिक को स्टडी नहीं करेंगे, वो कहेंगे सर इसमें तो रीजनिंग है, फिलॉसफी है, ऐसा है। बट आपके उसमें एग्ज़ाम में वैलिड आर्गूमेंट, इनवैलिड आर्गूमेंट या कुछ वर्ड्स आए हैं जो हमने उस दिन संगीता कुमारी जी ने पेपर भेजा था, शायद आपने भी वो पेपर देखा हो। क्या उसमें ऐसे ही वर्ड्स थे? प्लीज़ एक बार बताइए। मैं अभी वो फाइल ओपन नहीं करूँगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स थे तो वो यहीं से निकल कर आए, वो फिलॉसफी से ही निकल कर आए, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके शैली जी, कोई बात नहीं जी, आप बाद में देख लेना। इतना आप समझ गए, सो इट इज़ वेरी मच फाइन फॉर मी। 15-20 मिनट आपने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सभी आराम से पहुंचिए घर में। मैंने आज ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ ड्यूटी था। सो इवन आई वॉज ऑल्सो द डोनर। सो उस वजह से मैंने आपका क्लास इवनिंग में लिया। ठीक है, बस यही एक रीज़न था, अदरवाइज़ मैंने 12 PM पर ही क्लास लेना था। ओके, अपॉलॉजीज़ फ्रॉम माई साइड। चलो टेक केयर। हाँ जी, अब इसको ज़रा रीड करिए अच्छे से, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट्स हैव ए ट्रू फॉल्स क्वालिटीज, कोई सही हो सकते हो, गलत हो सकती है। आइदर ट्रू और फॉल्स, नथिंग इन बिटवीन, कुछ बीच में नहीं रहेगा। हमने कहते ठीक ठीक सा लग रहा है, पता नहीं है। सो लुक एट दिस, द पीपल आर एंग्री बिकॉज वी डोंट वांट टू लिसन देम। एक्सप्लेनेशन, आई हेट व्हेन कार्स डोंट स्टार्ट, दिस इज इमोशंस। इफ वी स्टे हियर वी विल नॉट गेट अनकंफर्टेबल, विल ऑल्सो स्टार्ट टू स्मेल। जैसे मान लो कोई फाउल स्मेल, देर आर सम अदर पीपल इंटरेस्टेड इन दिस कार हु विल बी हेयर लेटर। अगर आपने नहीं ली कोई और आ जाएगा। इफ वी डोंट डू समथिंग द पीजेंट्स विल रिवोल्ट, जो हैं वो विद्रोह कर देंगे। हाँ जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी, यही वर्ड आपके एग्जाम में थे, डिडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। एक बार देखिए ज़रा, ये मैंने जो समझाया ना, बॉय स्टूपिड, वन स्टूपिड, टू स्टूपिड, ऐसे करके जो एग्जाम्पल थी, ये वही है। स्टेटेड एज फैक्ट्स और जनरल प्रिंसिपल्स, इट इज़ वार्म इन दी समर इन स्पेन। ये बोल दिया जी, है तो है, आगे अलग अलग एरिया में जाके चेक कर लेना। यहाँ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक केस, ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है। ऑल क्रोज नट एंड हिज वाइफ हैव सीन द ब्लैक। कंक्लूजन इज मोर स्पेशल दैन द इंफॉर्मेशन दी परमाइसिस। मतलब यहाँ कंक्लूजन क्या होगा, ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इट इज़ रीच डायरेक्टली बाय अप्लाइंग द लॉजिकल रूल्स टू देयर परमाइस।
जैसे 2+2 4, इन्होंने कहा कि गर्मी है तो गर्मी है जी, कि समर में गर्मी होगी। अब यहाँ पर हम क्या कह देंगे, 1+1+1 4 होगा, स्पेसिफिक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 4-2+2 4 होगा, क्योंकि वहाँ हम एडिशन ही कर रहे हैं। इफ़ द परमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर परमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी, प्लीज़ ये नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। इंडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रमाइस P1 P2, मैं कहता हूँ P=N, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ डिडक्टिव में मस्ट वर्ड है कि होगा ही होगा, इंडक्टिव में अभी नहीं कह सकते। हाँ जी, सभी बच्चों को ये बात समझ आई जी। आज स्टार्टिंग है टॉपिक की, मंडे को हम इसको और अच्छे से विद क्वेश्चंस देखेंगे और ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। कंक्लूजन आर मोर जनरल दैन द इंफॉर्मेशन द premises प्रोवाइड, इट इज रीच्ड बाय जनरलाइजिंग द premises इंफॉर्मेशन। मोर डिफिकल्ट टू यूज, डेफिनेटली ओनली नीड फैक्ट विच आर डेफिनेटली ट्रू। और हमारे पास हम कह रहे हैं फैक्ट है। चलो हाँ, किसकी बात करें, चलो ऐसे बात कर लेते हैं। जैसे घी कहाँ से बनता है जी, घी कहाँ से बनता है? हमने उस दिन भी बात करी थी कि अगर डायरेक्ट मिल्क को हम पैन के ऊपर रख दे, क्या वहां से घी आ जाएगा? लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि मिल्क में घी नहीं है। वंदना जी ने ठीक बोला कि मिल्क से आएगा, लेकिन क्या मिल्क को सीधा पैन में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या मिल्क को सीधा पैन में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। बट एक प्रोसेस के थ्रू मिल्क, क्रीम, फिर क्रीम को प्रोसेस किया जाएगा, बटर बनेगा, बटर को रखेंगे, जो उसमें वाटर कंटेंट होगा, लस्सी वॉट एवर भी द कंटेंट है, उसको रिमूव करेंगे, बाकी को बॉयल करके घी निकालेंगे। यही है, बताइए जल्दी। अब ये भी, हाँ ये भी हो सकता है कि इसमें बटर की क्वालिटी अच्छी ना हो तो घी की क्वालिटी नहीं आएगी। फिर हम इसलिए हम नहीं कह सकते कि मिल्क से घी आएगा। वो डिपेंड करेगा कि जो प्रोसेस है ये ठीक हो, नहीं तो फिर सीधा मिल्क को रख दो, घी थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, घी नहीं आएगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को बात समझ आई। हम इंडक्टिव को एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, फास्ट एंड इजी। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द फैक्ट। हम बस कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, हम कह रहे हैं उसकी मम्मी भी कर रही है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और सर उसने भी किया, उसने भी किया, सो ऐसे है। ठीक हो गया? हाँ जी, ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, वो फिर हम कल वाली क्लास में देखेंगे। रूल्स इतने काफ़ी आज के लिए। ऑल मैन आर मॉर्टल, जनरल टू स्पेसिफिक। मैंने यही समझाया था कि ऑल बॉयज़ आर स्टूपिड, ऐसा कुछ लिखा था, फिर बोला ये भी मॉर्टल है, ये भी स्टूपिड है, ये भी स्टूपिड है, ये भी स्टूपिड। तो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है कि हमने एक बात जनरल कर दी कि सारे लोग, या हम कह रहे हैं जो ये संसार है दुखालयम है, या फिर बुद्ध के हिसाब से हम कह रहे हैं लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज सफरिंग या फुल ऑफ सफरिंग वी कैन से। राम इज मॉर्टल, मोहन इज मॉर्टल, अभिषेक इज मॉर्टल। हमने सबको ही कह दिया जर्नल के बाद। सभी को समझ आया? इंडक्टिव में आगे डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ज़्यादा नहीं, हाँ। ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ठीक है। टेड क्या है? बैचलर है, सो इसलिए वो अनमैरिड है। सर्टन कंक्लूजन गिवन आर वैलिड एंड द साउंड आर्गूमेंट। ये बात समझ आई सभी को? ये बात समझ आई? या फिर ये रेड वाला पॉइंट देख लो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ना है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं, सो उतने कवर हो जाएंगे। इट इज़ ए टाइप ऑफ एनालिसिस ब्रेकिंग होल इनटू पार्ट्स दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू दी रैशनलिज्म। और रैशनलिज्म क्या था हमारे पास? लॉजिक। तभी हमने पहले फिलॉसफी के स्कूल्स को पढ़ा
कि हाँ भाई बात तो इसकी भी ठीक है। वर्ड ऑफ आइडियाज। ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर्स। क्या सभी डॉग्स के होते हैं? पहले ये देखो ज़रा, पहले इसको चेक करो, क्या सभी डॉग्स के लॉन्ग ईयर होते हैं? अगर पग डॉग की बात करें, क्या उसके लॉन्ग ईयर्स हैं? या फिर एक लाइन और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ऑल फोर लेग्ड एनिमल, जिसकी 4 टांगे हैं, क्या उसको काऊ कह सकते हैं या बफलो कह सकते हैं? कैसे बताएंगे कि काऊ और डॉग में क्या डिफरेंस है? होती 4 टांगे ही हैं जी, बताइए। कैसे बताओगे? डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? हम कह रहे हैं सर हम किसी ने, जिसने डॉग नहीं देखा, हम कहेंगे जाओ देखो बाहर कोई 4 टांगों वाला है, हम कहेंगे हाँ बाहर डॉग है। नो, जो भौंकेगा उसको हम कहेंगे डॉग है। ये एक डिफरेंस है। बिकॉज काओ और ये बफलो बार्क नहीं करेंगे, क्वीन की इस तरीके की आवाज आएगी। समझ गए? 4 टांगे तो सिर्फ ये, ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर्स, हाउंड इज ए डॉग देयरफॉर हाउंड हैज लॉन्ग ईयर्स। इसीलिए हमने कहा था कि जो यहाँ कह दिया हम उसको क्या कहेंगे, सर्टन ट्रू ही मानेंगे। बट फिर वही बात हमने करा था अभी, इनवैलिड वैलिड हो गया, ठीक है, लेकिन क्या होगा? वो साउंड की जगह अनसाउंड होगा, क्योंकि सबके जो कान होते हैं वो लंबे नहीं होंगे। अब समझ आ गया फर्स्ट स्लाइड वाला, ये वाला? सभी डॉग्स के जो कान होंगे वो लंबे नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा, है वैलिड है। यह स्टूडेंट्स बताइए। चलो, in the premises all dogs have long ear, hound is a dog, it is logical to assume that hound has long ears. After all, in this example, having long ears are inherent quality of dogs. It is valid. Does it means it is also true? जरूरी नहीं है। सो डिडक्टिव इन्फ्रेंस इज फर्दर कैटेगराइज इनटू इमीडिएट। क्या होगा? जो हमने अभी करा है। मीडिएट होगा जहाँ पर 2 स्टेटमेंट होंगी। ये वर्ड भी आपको आएगा सिलॉजिज्म। ये हमारे पास कौन सा है जी? टीचिंग सिलॉजिज्म है। ये वो बैंकिंग एसएससी या दूसरा सिलॉजिज्म नहीं है जो वहाँ पर अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमारे भारतीय शास्त्रों में जो एक वर्ड है ना, न्याय सिलॉजिज्म, न्याय फिलॉसफी, तर्कशास्त्र, वो है। न्याय वर्ड था आपके एग्जाम में, वो यहीं से आएगा। ये देख सकते हैं प्लीज़ एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, रीड कर लिया जी आपने, हो सकता है आपको समझ भी आ गया हो, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ, नो बीज आर फ्लाइज, सिर्फ और नो फ्लाइज आर बीज, एक बार में ही कह दिया। मधुमक्खियाँ, नो बीज आर फ्लाइज, वो मक्खियाँ नहीं हैं, सो नो फ्लाइज आर बीज, बात खत्म। ऑल मैन आर मॉर्टल, सेम मोर्टल बींग्स आर, खत्म, यहाँ मैन आएगा। मीडिएट क्या होगा, पास होगा। कंक्लूजन पास फ्रॉम टू प्रपोजिशन, यहाँ पर एक ही है कि बस कह दिया तो कह दिया। थ्रू अ मीडियम टू अ न्यू प्रोपोजिशन एंड न्यू ट्रूथ बट नॉट ए न्यू ट्रूथ, पता ही है, बस एक बार कहना है, दैट्स ऑल। ऑल मैन आर फ्री, जॉन इज ए मैन, सो जॉन इज फ्री नाउ। नो बीज आर फ्लाइज, दोज इंसेक्ट्स आर बीज, देयरफॉर दोज इंसेक्ट्स आर नॉट फ्लाइज। इसको हम मीडिएट और इमीडिएट कहते हैं, ठीक है जी। ये शायद मैंने आपको पहले भी समझा दिया। साउंड, इफ परमाइसेस आर ट्रू, वैलिड होगा, अनसाउंड होगा इफ परमाइसेस आर फॉल्स। इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग वीक की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करेंगे, ठीक है। वही राम इज दिस, शी इज दिस, ही इज दिस, ऐसे ऐसे करके बाद में एंड में वही स्ट्रॉन्ग और वीक है। यहाँ वैलिड और इनवैलिड होगा। थोड़ा सा एक और अच्छे से देखिए, इफ ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज वैलिड, दैट मीन्स रीजनिंग प्रोसेस बिहाइंड द इन्फ्रेंस इज करेक्ट, देर आर नो फैलेसीज, मीन्स इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। इफ परमाइसेज ऑफ सच आर्गूमेंट आर ट्रू, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन नॉट टू बी ट्रू। अगर पहले ट्रू ही है सब चीज़ें तो वो इम्पॉसिबल होगा उसको नकारना, यानी कि इनवैलिड करना। इफ इट इज साउंड, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली ऑल द इन्फ्रेंसेज आर ट्रू बट उसके परमाइसेज भी ट्रू हैं, सो नेसेसरली ट्रू होगा। अब ये देख लीजिए वैलिड और इनवैलिड में, येलो वाला एग्जाम्पल है, ऊपर वाला देखेंगे। अगर आपको ये नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ से समझना में वैलिड और साउंड क्या है। ऑल बर्ड्स आर मैमल, परमाइस है, अ प्लेटिपस इज ए बर्ड, सो प्लेटिपस इज ए मैमल, कंक्लूजन होगा डिडक्टिव आर्गूमेंट है, ये लिखा हुआ है वैलिड डिडक्टिव। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, रेड वुड इज ए ट्री, देयरफॉर रेड वुड इज ए प्लांट, ये वैलिड है बिकॉज इट्स फॉर्म इज करेक्ट। बट इसमें परमाइसेज क्या है, फॉल्स हैं, जो मैंने उस दिन बताया था आपको, अभी भी बताया है कि क्या सारे एनिमल मैमल्स नहीं होंगे, ठीक है। वैलिड और साउंड में क्लियर हो गया। ये अनसाउंड हो जाएगा ना फिर, कि रियल मायने में ट्रू नहीं। ये चेक करिए, एमसीक्यू या रेफरेंस मान लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लीजिए। टेस्टिंग फॉर वैलिडिटी, ऑल टेलीविजन नेटवर्क्स आर द मीडिया कंपनीज, NBC is a television network, therefore it is a media company. All automakers are the computer manufacturers, therefore, sorry, United Airlines is an automaker, therefore it is a computer manufacturer. All banks are financial institutions, Wells Fargo is a financial institution, therefore अब ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंक होगा ही होगा, जैसे मुथूट फाइनेंस है, नॉट अ बैंक का, कुछ और चीज़ें करवाते होंगे लेकिन नहीं होगा। ऑल वाइन्स आर विस्कीज, जिंजर एल इज़ ए वाइन, देयरफॉर इट इज़ ए विस्की, ठीक है, ये वैलिड है। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखो क्या लिखा है, अनसाउंड लिखा है, ये ट्रू इसलिए है क्यों, P1 P2 और ये फॉर्मेट में है, अदरवाइज देख सकते हैं अनसाउंड है। जिंजर एल वैसे भी नॉर्मल कैंस में भी आता है, मैरिज फंक्शंस में होता है। चैराडोनो इज ए वाइन, अनसाउंड, ये भी अनसाउंड है, अनसाउंड है। वैलिड इनवैलिड तो हो ही गया, साथ में अनसाउंड भी हो गया। एक बार देख लीजिए, बस कैटेगरी ये है, ट्रू प्रमाइसेस, ट्रू कंक्लूजन, ट्रू प्रमाइसेस, फॉल्स कंक्लूजन, फॉल्स प्रमाइसेस, ट्रू कंक्लूजन,
कंक्लूजन ट्रू निकाल दे, लेकिन यहाँ से बोल दिया ऑल वाइन्स आर सॉफ्ट ड्रिंक, पॉसिबल ही नहीं है। और जिंजर एल इज ए वाइन, वाइन और ये दोनों आपस में मैच भी नहीं कर रहे। फॉल्स परमाइसिस, फॉल्स कंक्लूजन। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमने इन एग्जाम्पल्स को देखा है, और ये हमारी आज की क्लास का क्या है, कंक्लूजन है। ये हमारी आज की क्लास का रिजल्ट है। एक बार इसको देखिए ज़रा क्या कह रहा है। यही बनाया था मैंने, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सो ऑल ए आर सी, यही बनाया था। ए बना दिया, बी बना दिया, ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। सो हम फिर कह देंगे जी ए और सी, ठीक है, डिडक्टिव आर्गूमेंट है। ऑल एक्टर्स आर द रोबोट्स, टॉम क्रूज इज एन एक्टर, देयरफॉर टॉम क्रूज इज ए रोबोट। P1, P2 और C के हिसाब से क्या है, वैलिड है, लेकिन इफ, ठीक है, हाइपोथेटिकली ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। टॉम क्रूज को रोबोट नहीं ना कह सकते, अगर टॉम क्रूज वो हैं जो हॉलीवुड के हिसाब से है। यहाँ तक बात समझ आई जी? सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार बताइए। आरती जी, बबीता जी, कंचन जी, सपना जी एंड वंदना जी। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही समझना, एग्जाम्पल ही समझने हैं। चलो, अब इनवैलिड कह दिया इन्होंने, कह रहे हैं सारे एक्टर क्या हैं, रोबोट्स हैं। अब ये अनसाउंड पहले ही कह रहा है, देख लेंगे P1 P2 सही है नहीं है। टॉम क्रूज इज ए रोबोट, टॉम क्रूज क्या है, रोबोट है। Therefore Tom Cruise an actor, an argument is invalid just in case of it's not valid। ठीक है जी। It is still possible for the conclusion to be false, the truth of premise does not guarantee the truth of the conclusion। अब यहाँ हमें वैसे मालूम है कि टॉम क्रूज क्या है, एक्टर हैं, बट यहाँ से हम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये बनाएंगे कैसे हैं, एक्टर्स क्या कह रहे हैं, ऑल एक्टर्स आर दी रोबोट्स, ऐसे ही बनेगा डायग्राम। टॉम क्रूज क्या है, रोबोट है। अब टॉम क्रूज इसमें है, ये टॉम बना दिया, टॉम इसी में आएगा, तो टॉम को कैसे एक्टर कहोगे ये बताओ ज़रा। मैं डिफरेंट पेन से बना देता हूँ। ये हमने टॉम बना दिया, उन्होंने बोला टॉम क्या है, रोबोट है, टॉम इज ए रोबोट। तो क्या टॉम को हम इस वाले बॉक्स में लेके जा सकते हैं, एक्टर वाले में? बताइए जल्दी। नहीं लेके जा सकते ना। टॉम रोबोट है, कल्ले एक्टर सारे रोबोट्स में है, ज़रूरी नहीं कि ये इसका पार्ट होगा, बस इतना इतना पार्ट ही रोबोट का एक्टर वाला है, ऐसे समझ लो, बाकी छूट गया। बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। टॉम साउंड आर्गुमेंट, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 आर मल्टीपल्स ऑफ 5, ये पता है हमें। अगर 10 का मल्टीपल है 10, 20, 30, 40 वॉट एवर इज द नंबर, क्योंकि 5 ही के टेबल में ये भी आ रहा है तो ये बाकी भी आएंगे। 30 इज ए मल्टीपल ऑफ 10, डेफिनेटली 30 10 का मल्टीपल है, सो 30 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। वैलिड और साउंड में रियल मायने में ट्रू है। अनसाउंड, इन विच वन परमाइस इज एक्चुअली फॉल्स, नो मैमल्स हैव लंग्स, अब ज़रूरी नहीं है। नो वेल्स आर मैमल्स, कुछ वेल्स हैं जो मैमल्स हैं, जो दूध पिलाती हैं बच्चों को। इन्होंने कह दिया कि भाई वहाँ लंग्स नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया, अनसाउंड हो गया। हाँ जी, देखिए जी, बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को?
हाँ जी, गिव मी 1 मिनट, मैं एक दूसरी फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है जी आप सभी को? क्वेश्चन विजिबल है? क्या लिखा है यहाँ पे? सम मैन आर चीटर इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? मतलब हमने मैन बना लिया, ये कुछ आदमी हैं, ये कुछ क्या है, चीटर हैं। ठीक है जी, चीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है सेक्शन, कॉमन सेक्शन है, जो कह रहा है चीटर हैं, हमें क्वांटिटी नहीं मालूम, उन्होंने कहा ये फॉल्स है, तो ट्रू कौन सा हो? ऑल मैन आर चीटर, क्या इसको इसमें डाल सकते हैं? देखो, अगर वो फॉल्स कह रहा है कि सम मैन आर चीटर फॉल्स है, तो क्या ट्रू हो सकता है? नो मैन आर चीटर, जैसे ऑल मैन और चीटर। ये तो पहले सम को ही कह रहा है, तो ऑल कैसे होगा? सोचो एक बार। नो मैन आर चीटर, मैन ये रहा, चीटर ये रहा, कि आपस में कोई लेना देना नहीं है। सम मैन आर नॉट चीटर। अगर ये वाला फॉल्स है कि सम मैन आर चीटर वाला फॉल्स है, तो ट्रू क्या है? क्या ट्रू है? ये ट्रू है कि सम मैन आर नॉट चीटर। अगर ये वाला फॉल्स कह रहा है कि ये वाला इतना सेक्शन फॉल्स है, तो ट्रू क्या कह रहा है वो? क्या ट्रू क्या कह रहा है? 2 और 3, नो मैन आर चीटर, सम मैन आर नॉट चीटर, ये क्या होंगे? ट्रू होंगे। आपको ये बात समझ आई अब कि क्वेश्चन किस तरीके से है? क्वेश्चन किस तरीके से है, बात समझ आई आपको? हाँ जी, सभी को क्वेश्चन समझ आ गया? सभी स्टूडेंट्स को प्लीज़ बताइए एक बार कि किस तरीके से फिलॉसफी या बाकी चीज़ें काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपने कहा सर ये ठीक नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा अच्छा आप बता दो फिर ठीक क्या है। इसमें यही कहा ना कि ये ठीक नहीं है, मतलब ये गलत है। ओके, जैसे हम नहीं कहते ये गलत हो रहा है, ये देश में गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हम कह रहे हैं फिर वो बताओ जो सही हो रहा है। हम ये कह सकते हैं ना, वो बताओ जो सही हो रहा है। सो ये है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है, और फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, ये वाला देखिए ज़रा। नो मैन इज वाइज इज ट्रू। ये मैन है, आदमी है, और ये है वाइज, कहते सही है जी। कोई भी आदमी वाइज नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है, कुछ भी कह लीजिए। अब पूछा गया है कौन सा इन्फ्रेंस ट्रू होगा। बनाकर देखिए, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको बनाकर बताऊंगा।
टॉपिक इंटरेस्टेड है ना जी, बना लिया। वंदना जी कह रहे हैं 8 का बी आएगा, चलो देखते हैं। ऑल मैन आर वाइज, जब ये ट्रू है कि कोई भी आदमी वाइज नहीं है, तो क्या ये ट्रू होगा? पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, सोचो जरा। वो कह रहे हैं आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये ट्रू है, तो क्या ये ट्रू हो सकता है? हम कह रहे हैं कोई समझदार नहीं है, तो क्या सारे समझदार हो सकते हैं? बताइए, क्या सारे समझदार हो सकते हैं? हाँ जी, नहीं हो सकते, तो वन वाला ऑप्शन कट कर दो। सम मैन, वो भी फॉल्स हो सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सम मैन आर नॉट वाइज, ठीक है कि नहीं है, तो बिकॉज सारे ही नहीं है तो सम वाले भी नहीं है। और ऑल मैन वाइज है, ये फॉल्स होगा, जो मैंने अभी कहा कि अगर ये अलग अलग हैं तो ये नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर नो वाला ट्रू है तो ऑल वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर ऑल ए इज बी है तो ये ट्रू है, तो नो ए इज बी फॉल्स होगा, यस और नो। अगर सारे ए बी हैं और अगली स्टेटमेंट हमने बना दी नो ए इज बी, तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा। तो इसीलिए ये वाला क्या है? फॉल्स है, क्योंकि नो वाला हमने पहले ट्रू कह दिया। हाँ जी, ये यहाँ तक बात समझ आई सभी को? वंदना जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी सभी को बात, सपना जी समझ आई आपको बात कि वन ट्रू वाला क्यों गलत है? आपको ये वाली बात समझ आई सभी को? सभी स्टूडेंट्स, बबीता जी ने डी आंसर दिया था, सभी को बात समझ आई ना? चलो मैं लास्ट में ये बना लो, ऑल ए, कुछ भी नहीं समझ आए तो ये बना लिया करो, ऑल ए इज बी। ये मैं कह रहा हूँ ट्रू है, सही है, तो नो ए इज बी, तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा भाई। जब सारे ए बी में डाल दिए, ट्रू कैसे होगा? ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। यहां से हमने इसको बना लिया, ठीक है जी। करते सारे इसको वेन डायग्राम से ही हैं, जैसे ये वाला है ये वाला क्वेश्चन घर के लिए ले लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन घर के लिए ले लीजिए, मतलब रिकॉर्डिंग में तो आपको मिल ही जाएगा, ये दोनों घर के लिए ले लीजिए क्वेश्चन, कमेंट फिर बाद में कर देना, ठीक है। वेन डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, ए बी इस तरीके से चलेगा कि कैसे होगा, वैलिड होगा। ये एक्चुअल में आपका क्वेश्चन है पेपर का, ये हम फिर अगली क्लास में ही कर पाएंगे ना। वैलिड इनवैलिड यही थे ना आपके एग्ज़ाम में, कि कौन सा आर्गूमेंट ठीक है, कौन सा अंडरस्टैंडेबिलिटी है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग तो चलो अलग बात है, ठीक है जी। ऑल ओके, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।